औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ उस खुदा बुज़ुर्ग बरतर अल्लाह के नाम के जिसके कब्ज़ा कुदरत में कायनात का हर एक निज़ाम है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मोहम्मद के नाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 में आपका मेज़बान सैयद सलमान अकबर रिज़वी हाज़िर खिदमत है। और न्यूज़ एट 6 के जो हमारे प्रोग्राम है उसमें हम आपको वीकली अपडेट देते हैं कि क्या दुनिया भर की सियासत में क्या हो रहा है। उसके अलावा ख़ास तौर पर दुनिया भर की सियासत के अलावा पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है, और तमाम वीक की जो अपडेट होती है वो हम देते हैं आपको। और आज के जो प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पे ज़िक्र करेंगे क्योंकि आज जो है 6 जनवरी, और 6 जनवरी 2014 को एतजाज़ एहसन KPK से ताल्लुक़ रखने वाला एक बच्चा जिसने शहादत जाम नौश की, और उसने कई बच्चों को हंगू में स्कूल में जब धमाका हुआ और उसने उस खुदकुश बम्बार को उसको पकड़कर उसको वहीं पर ही जो है वो खुदकुश धमाका हुआ, और वो उसने कई 2000 बच्चों की जानें सेव की, और वो बच्चे ने शहादत हासिल की और आज सब उसको शहीद एतजाज़ एहसन के नाम से जानते हैं। आज उसकी शहादत का दिन भी है, जहाँ पर हमने उसकी भी बात ज़रूर करेंगे क्योंकि वो उसने कौम के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। उसने कई बच्चों की जानें बचाई, कई घरों को जो है गमगीन होने से रोक लिया। और उसके अलावा फिर हम बात करेंगे सियासत की, कि जहाँ पर पाकिस्तान में जो सियासत हम देख रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान में इमरान खान साहब अभी मुख्तलिफ़ ममालिक में दौरा भी हो रहा है, उनका विज़िट कर रहे हैं। अभी हाल ही में टर्की का भी विज़िट हुआ। उसके अलावा UAE के जहाँ पर हमारे आज भी सफ़ीर जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए पाकिस्तान में। उसके बाद हम ये सारी चीज़ें बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं, हमारी बड़ी खुशनसीबी है इस वक्त के हमारे आपके जाने पहचाने किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, यहाँ पर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। और मेरे लिए बाइस इज़्ज़त बाइस फ़ख्र की बात है कि हमारे जाने पहचाने सबके आतिफ़ तौक़ीर भाई इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। जर्नलिस्ट हैं और शायर हैं, बहुत ही आप लोग जानते हैं। मैं सर आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। उसके साथ हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं हमारे इफ़राज़ अख्तर साहब, जो आप भी देखते हैं हमारे अक्सर प्रोग्राम में आते हैं। बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, और माशाल्लाह थिंक टैंक भी यहाँ पर वेस्ट मिनिस्टर में भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। और माशाल्लाह हम आपके भी सर शुक्रगुज़ार हैं बहुत कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। और लाइन पर हमारे साथ होंगे MKM पाकिस्तान से मोहम्मद शहजाद अकरम साहब, और उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे फ़ोन पे। बात का जो आगाज़ है, मैं सबसे पहले तो तौक़ीर साहब से आगाज़ करूँगा कि जिस तरह आज हम बात कर रहे थे कि एतजाज़ एहसन की बरसी का भी दिन है, आज शहादत जो शहीद हुए, और जिस तरह हमने देखा कि 2014 में हंगू में एक धमाका होता है स्कूल के बाहर, और वो खुदकुश बम्बार आता है, उसको खुदकुश बम्बार को जिस तरह हमने देखा पेशावर हुआ, सानिया पेशावर हुआ APS का, उसमें कई जानें हमारी बच्चों की जो है देखा हमने स्कूल में वो नुकसान हुई, शहीद हुए। उस बच्चे ने 2014 में उसने कई जानें बचा ली। उस हवाले से भी थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे आज। ज़रूरी है क्योंकि शहीद को याद करना बहुत ज़रूरी है, जिसने मुल्क के लिए कौम के लिए ऐसा काम किया है कि जिसने हमारे कई बच्चों को जानों से बचाया। क्या कहेंगे इस सवाल से? जी देखें, एजाज़ हसन के मामले में दो चीज़ों का हमें देखना पड़ेगा। एक तो फ़र्द के तौर पर एजाज़ हसन ने क्या किया, और यकीनन वो मेरे ख़्याल में पाकिस्तानी कौम, हमारी सदियों की तहज़ीब का वो चेहरा है। बिल्कुल कि हमें यही सिखाया गया है कि किस तरह से आपने, या हमारी तहज़ीब यही रही है कि किस तरह से आपने कुर्बानी देकर भी बिल्कुल आपने दूसरे लोगों की ज़िंदगियां बचाना है। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है वो ज़रा सफ़ाक है। वो ये है कि हमारे बच्चों को इस नहज पर जाके कुर्बानी देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। बिल्कुल सही बात की आपने। ये बड़े दुख की बात है, क्योंकि जो माँ बाप हैं, आप जानते हैं, आप खुद किसी माँ बाप के बेटे हैं, और इसी तरह आपके बच्चे होंगे। बच्चे बड़े मुश्किल से पलते हैं, बेशक वो एक बड़ा तकलीफ देह मामला होता है। और आप खुद समझ सकते हैं कि जब कोई बच्चा मरता है किसी माँ बाप का, तो कैसी क़यामत होती होगी। बिल्कुल बिल्कुल, घर में क़यामत जैसे जिस तरह हमने APS की बात की, APS में क्या मतलब पूरी क़यामत, पूरे पाकिस्तान में एक शोक का माहौल था, क़यामत हुई हुई थी कैसी कि कितने घरों को उजाड़ दिया। बिल्कुल। तो जो एजाज़ हसन की कुर्बानी है वो यकीनन बहुत सुनहरी हरूफ से लिखी जानी चाहिए, और एजाज़ हसन को बहुत मोहब्बत और खुलूस से सलाम भी होना चाहिए, बेशक। लेकिन इज्तिमाई तौर पर हमें खुद से एक सवाल भी करना चाहिए कि ये हमारे माँ बाप हमें स्कूल भेजते हैं तो कुर्बानियाँ देने के लिए नहीं भेजते। बिल्कुल। वो हमें ज़िंदा रहने के लिए और ज़िंदगी देने के लिए भेजते हैं। हमें खुद से पूछना चाहिए कि ये बच्चे हमें महफूज हालात क्यों नहीं दे पाए। बिल्कुल। और ये महफूज हालात ना देने की वजह से जो इतनी जानें ज़ाया हुई हैं हमारे यहाँ, इतने बच्चे मारे गए हैं,
पेशावर का तो एक वाकया है ना, हमारे यहाँ तो हजारों लोग मारे गए, हजारों जाने। जिस तरह हम तो कई सालों से देखते आ रहे हैं कि हमने देखा मस्जिदों में धमाके होते हैं, हमने देखा कि स्कूलों में, बाजारों में कोई जगह सेफ नहीं रही, उसके अलावा कोई भी जगह ऐसी नहीं रही सेफ के जो भी हमने देखा धमाके होते हैं। लेकिन क्या समझते हैं बहुत हद तक दहशतगर्दी पे कंट्रोल नहीं हो रहा कि जिस तरह हमने देखा पहले दहशतगर्दी बहुत होती थी, हमने देखा धमाके बहुत होते थे, कुछ धमाके, और इस तरह के हम वारदात कम होता जा रहा है। जिस तरह हमने देखा कि APS का एक बड़ा वाक़या हुआ, उसके बाद से हमने देखा कि जो फ़ौज में भी हमने देखा जो ज़रब-ए-अज़्ब हुआ, इस तरह के ऑपरेशन जो हुए, क्या समझते हैं कि दहशतगर्दी रुकी है या अभी तक नहीं रुकी? आप क्या समझते हैं? आप यूँ समझ लीजिए कि आपको एक कैंसर लाहिक है और उसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है और आपने एक भरपूर किस्म की दर्द कुशा कोई दवाई खा ली है, आपको दर्द नहीं हो रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कैंसर ख़त्म हो गया है। ठीक। पाकिस्तान की माशरे में शिद्दत पसंदी मौजूद है और वो शिद्दत पसंदी जन्म दे रही है हमारे निसाबी कुतुब से। ठीक। पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम अक्सरियत का मुल्क है जिसमें बहुत सारी दूसरी कम्युनिटीज़ भी रहती हैं। बिल्कुल, सबको राइट है वहाँ पर रहने का। और जिस तरह कायद-ए-आज़म ने भी यही बोला कि सबको राइट है, ऐसा नहीं है कि चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो या कोई भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो या कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, सबका पाकिस्तानी। अगर हमारे पास ID कार्ड है पाकिस्तान का तो हम पाकिस्तानी है, चाहे वो मैं किसी भी मज़हब, किसी भी फ़िरके से ही अक़लियतों ने था। बिल्कुल, पाकिस्तान तो अक़लियतों का मुल्क होना चाहिए था। बिल्कुल, पाकिस्तान को दुनिया भर में एक मिसालिया होना चाहिए था कि हमारे यहाँ अक़लियतों के साथ मिसाली सलूक होता है। अब हालत ये है कि पाकिस्तान में 3% नॉन मुस्लिम्स हैं और हम समझते हैं कि वो शायद हमारी बका के लिए खतरा है। ये खौफनाक सोच है। अक्सरियत को प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, अक्सरियत अपनी प्रोटेक्शन खुद कर लेती है, अक़लियत को प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है और वो प्रोटेक्शन मिलती है दस्तूर से। तो हमें समझना चाहिए कि शिद्दत पसंदी का खात्मा स्कूलों से होगा। जो आपने ज़िया के दौर में बच्चों को पढ़ाया था वो आपने 20 साल बाद देखा कि वो बच्चे फटना शुरू हो गए हैं गलियों कूचों में। इसी तरह अगर आपने ठीक करना है तो फिर वापस उसी तरीके से जाना पड़ेगा आपको। 70 की दहाई में क्यों खुद कुछ धमाके नहीं होते थे? ठीक। 60 की दहाई में क्यों इस तरह के फसादात नहीं होते थे? इस तरह मस्जिदें और बाजार हमारे महफूज थे, क्यों अब नहीं रहे? वजह यह है कि आपने जिस तरतीब से, जिस तरीके से आपने इस माशरे को शिद्दत पसंदी की राह पर डाला है, अब आपके पास रास्ता कोई और नहीं है। अब आप ये काम शुरू करेंगे तो 20-25 साल लगेंगे आपको। ठीक। और कोई रास्ता नहीं। तो आप क्या समझते हैं, जिस तरह आपने कहा कि जिस तरह अभी हमारे यहाँ ऐसा सिलसिला, जिस तरह हमने देखा अक्सर ये दहशतगर्दों का ताल्लुक कहीं ना कहीं से कि वो मदरसों से निकलता है। हमने देखा है कि मदरसों में तालीम हासिल करने, हालांकि मदरसों में ये नहीं कि सारे मदरसों की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ मदरसों की, यानी कि हमारा कुछ ऐसे मदरसे के लोग तालिब इल्म हैं जो इस तरह निकलते हैं। ये मदरसे तो मौजूद थे ना, सदियों से हैं, पाकिस्तान बनने से पहले से भी थे, तो पहले क्यों नहीं निकल रहे थे? याद रखिए कि मौलवी एक बहुत कमज़ोर इदारा है। मौलवी, और ये सिर्फ मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा, इंसानियत की तारीख में आप देख लें, तमाम मज़ाहिब में जो मुल्ला है, यहाँ मुल्ला एक ख़ास टर्म में इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको आलिम के साथ ना जोड़ा जाए। जो मुल्ला है वो हमेशा ताकत के साथ खड़ा रहा है, और ताकत आप और पाकिस्तान की तारीख में देख लें कि जो मुल्ला पार्टियां रही हैं, बिल्कुल अभी हमने देखा है मुख्तलिफ मजहबी तंजीमें निकल के और वो आ गए। अभी हमने देखा कि ये जो हाल ही में जो है कादिम हुसैन रिजवी साहब एक मजहबी तंजीम बनाकर उस तरह हमने देखा कितने लोग मतलब गाड़ियां जलाई। आप ये भी देखें ना कि जब रियासत ने हाथ उठाया तो कहाँ गई वो सारी प्रोटेस्ट और सारा जोश जज्बा, सब खत्म हो गया। इसका मतलब है कि जो आपके यहाँ ये मौजूद हैं, ये इसलिए मौजूद है कि इनकी पुष्टपनाही मौजूद है। तो ये पहले क्यों नहीं एक्शन होता इस पे? मतलब बाद में क्यों, जब खून खराबा हो जाता है, कत्ल गारत हो जाता है, फिर रियासत एक्शन लेती है? इसलिए कि अदम इस्तेहकाम में कुछ कुव्वतों का इस्तेहकाम होता है। ठीक। अगर इस्तेहकाम हो जाएगा तो आप अब देखें ना, पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं जो बड़े अजीब व गरीब तरह से हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है जी कि दिफाई बजट हमारा बहुत ज़्यादा है, 1100 अरब रुपए। ये बहुत थोड़ी सी चीज़ है। ठीक। असल में हमारा केक ही सुकड़ गया है। पाकिस्तान के बजट के लिहाज से तो 1100 अरब हैं, वो तो क्या 7 अरब डॉलर बनते होंगे, कुछ भी नहीं है वो तो। असल में तो कुछ नहीं है वो। मसला ये कि वो पूरे का पूरा केक ही आपने सुकेड़ के छोटा सा कर दिया है। अगर हम वाकई में तरक्की का रास्ता अपनाएं, पाकिस्तान में बेशुमार ऐसी सनतें हैं जो एक्सप्लॉइट अब तक नहीं कर पाए। सियाहत वहाँ हो सकती है, वहाँ पर मोहनजोदड़ो के फंक्शन से आप पता नहीं कितने अरब मिल सकते हैं। वहाँ पर आपके यहाँ ऐसे उम्दा सियाहती मकाम है, मकरान से लेके और ऊपर गिलगित बल्तिस्तान तक कि हज़ारों लाखों लोग आ सकते हैं। आपको पता ना जो पेरिस है जी, पेरिस में
एफिल टावर को देखने के लिए 10 मिलियन अफराद आते हैं। बिल्कुल। अब 10 मिलियन आते हैं तो अगर वो रहते हैं, एक दिन होटल में रहते हैं, खाना खाते हैं, तो अगर 1000 यूरो उनका खर्च होता है, तो अब आप 10 मिलियन को 1000 यूरो से मल्टीप्लाई करें, तो ये सिर्फ एफिल टावर से इनको आमदन, तो आपके यहाँ कितनी नौकरियां निकलती हैं? बहुत निकलती है। बिल्कुल, हमारे पास जो बेहतरीन मतलब सयाहों का प्लेस है, मुझे हमेशा तकलीफ इस बात की होती है, हम एक तरफ देखते हैं पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में कहाँ खड़ा है, ठीक, लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं एक यानी एक ऐसा किचन है जहाँ आग भी है, जहाँ पत्ती भी है, जहाँ देगची भी है, जहाँ चीनी भी है, जहाँ बंदा भी खड़ा, चाय नहीं बन रही। बिल्कुल सही बात की, चाय नहीं बन रही और वो चाय नहीं बन रही और हम कह रहे हैं कि पड़ोसी का कसूर है, तो फलां का कसूर है, तो साजिश। अरे भाई, हमसे चाय नहीं बन रही है। दुनिया की सबसे बेहतरीन जमीन, अंडर 30 जिस कौम की आबादी 50% से ज्यादा हो, उसकी इकोनॉमी को तो रॉकेट होना चाहिए। बिल्कुल, पढ़े लिखे क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल सही बात। इसका मतलब है कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। ठीक, हम चाहते नहीं हैं कि इस्तेहकाम हो। अगर हम इस्तेहकाम की तरफ चले जाएं तो यकीन कीजिए पाकिस्तान की इक्तिसादियात रॉकेट की तरफ चली जाएगी और दुनिया के जो दूसरे मुल्क हैं, सिंगापुर, ये बहुत पीछे रह सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा? आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इंसानों पर, आपको अपने मुल्क में इल्म लाना पड़ेगा। ठीक, वज़ीर आज़म साहब के इल्म की हालत आप देख रहे हैं। बिल्कुल, अभी जो आपने सुना है वो तुर्की के बारे में। जी जी बिल्कुल, अभी हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। मैं इसको आगे मैं इफरात अख्तर साहब से भी यही सवाल करूंगा, जिस तरह हमने बात की है शहीद एतजाज़ अहसन की आज बरसी का दिन है, और जिस तरह इन्होंने बात की, बहुत खूबसूरत बात की कि जिस तरह जानें बचाई, वो बिल्कुल खराज तहसीन हम पेश करते हैं और वो उसका हक भी रखता है। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से, जो आज एतजाज़ अहसन साहब की बरसी भी है शहीद की, तो क्या कहेंगे? एतजाज़ अहसन साहब की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो एतजाज़ अहसन की आप बात कर रहे हैं बरसी की, डेफिनेटली जैसे आतिफ साहब ने मेंशन किया है कि ये इंतहाई दर्दनाक भी है हम सारों के लिए और इंतहाई खौफनाक भी है कि अगर किसी भी मतलब कंट्री में अगर जो हमारे बच्चे हैं उनके जहनों में मतलब इस तरह की कोई चीज़ रह जाए, या आप देखें जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है, स्पेशली आप APS का भी इंसिडेंट देखें, तो जो वहाँ पर बच्चे थे 1000 थे या 1100-1200 जितने भी बच्चे थे, तो वो शायद पूरी ज़िंदगी उनके जहनों में ना वो एक खौफनाक जो दहशत है दहशतगर्दों की, वो लाजमी रहेगी कि मतलब इतनी देर इतने जो एज के बच्चे हैं, आप यहाँ पर देखें तो बच्चों के सामने अक्सर कहा जाता है जी कि आप ना तो शॉटिंग करें, इवन वालिदैन भी अगर उनके ऊपर ज़्यादा सख्ती करें तो यहाँ की गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, तो वहाँ पर इस चीज़ को बिल्कुल भी कह सकते हैं कि बच्चों के जहनों से मिटाना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, खौफनाक पहलू है डेफिनेटली। और पाकिस्तान जो दहशतगर्दी के जो इतना अरसे से एक लहर है पाकिस्तान में, उसको फेस कर रहा है, तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो हमें वाकई ही बहुत सारे जो है आप कह सकते हैं आगे फ्यूचर के हवाले से कुछ सिमतें हमें अभी से मुतय्यन कर लेनी चाहिए कि हमने करना क्या है। ठीक, जैसा ज़ियाउल हक की अक्सर लोग बात करते हैं कि दहशतगर्दी के हवाले से जो एक समझ लें कि उसके दौर में काम शुरू हुआ था कि हमने अफ़गानिस्तान के वार को सपोर्ट करना शुरू किया, वहाँ पर जो भी अपने लोग भेजना शुरू किए और इस तरह की चीज़ें हुई, और वहाँ से ही ये चीज़ आगे बढ़ती बढ़ती इस लेवल तक आ गई कि जब उन लोगों के पास एक होता ही है कि आपके पास जब प्ले ग्राउंड नहीं रहता तो आप गलियों कोचों में खेलते हैं। उन लोगों के पास जो कल अफ़गानिस्तान में लड़ाई लड़ रहे थे या आगे पीछे के इलाकों में लड़ रहे थे, जब उनके पास वो जगह कम होगी तो उन्होंने वापस हमारी तरफ ही पलटना था। ये फैक्ट था और ये वापस रिवर्स होना था। अब हमें जो इनसाइड जो हमारे दहशतगर्द रह गए, आप कह सकते हैं जो TTP है और छोटे मोटे मतलब डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही हैं, उनसे निपटने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि हम उन दहशतगर्दों को मतलब लेट से किल करते हैं या उनको जेलों के अंदर लेके जाते हैं, जो दहशतगर्दी से मुतासर हो रहे हैं, मतलब उन लोगों को आइडियोलाइज कर रहे हैं। अब जैसे पाकिस्तान में बहुत सारी जमातें हैं या बहुत सारे उलमा हजरात हैं या मुल्ला हजरात हैं, दोनों तरह के लोग, उलमा भी और मुल्ला हजरात भी, वो उनकी आइडियोलॉजी से मुतासर हैं और वो उनको आप कह सकते हैं इंटेंशनली या अनइंटेंशनली जो है वो प्रमोट भी कर रहे होते हैं डिफरेंट फोरम्स के ऊपर। हमें उन चीज़ों को रोकना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके लिए एक बात हमें ये चीज़ अभी से सोच लेनी चाहिए कि हमें अगर उनको रोकना है तो उनको रोकने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि आपने एक बस पॉलिसी बना दी और उस पॉलिसी के ऊपर बस ये अमल करना है। उस पॉलिसी के अलावा हमें बहुत सारे ऐसे लोग जो उन्हीं जैसे हैं, मतलब उलमा हजरात हैं या मुल्ला हजरात हैं, उनको भी यूटिलाइज करना है, उनको सिखाना है। अगर फॉर एग्जाम्पल को इस तरह का नेशनल
एक्शन प्लान बनाया जाए जिसमें उन उलमा को भी तरबियत दी जाए कि आप लोग जो है, जरी बात है, एक आलिम है या मुल्ला है, उससे एक मस्जिद सिर्फ एक मस्जिद नहीं होती, डेफिनेटली उसका एक बहुत बड़ा हल्का बाब है जो इससे मुतासर हो रहा है। खुतबों में भी देखा जुम्मों की के उसमें जो है मतलब फिरकावारियत फैलाई जा रही होती है। अक्सर ये होता है कि एक कहता है वो काफिर है, वो दूसरा कहता है वो काफिर है। जिस तरह ये चीजों को अगर हमने कंट्रोल, मतलब मॉनिटरिंग होनी चाहिए खासतौर पे हुकूमत की भी, और जिस तरह हमने कहा इदारों की भी। मेरे ख्याल में तो हुकूमत जिस तरह चाहेगी ना, तो मॉनिटरिंग की भी जरूरत है। मॉनिटरिंग वो बिल्कुल ऐसे नेशनल एक्शन प्लान बात है, बहुत छोटी बात है। ये रियासत ने चाहा था तो ये हुआ। या ये समझते हैं कि जिस तरह आपने एक बात की, अफगानिस्तान से जिस तरह आते हैं दहशतगर्द भी, क्या हमारी ये बॉर्डर सिक्योर नहीं है? हम क्या बॉर्डर पे हमने बिल्कुल सिक्योरिटी ऐसी नहीं रखी कि जिस तरह हमने देखा बहुत ही आसानी से आ जाते हैं, और जितने दहशतगर्द पकड़ाए जाते हैं वो अक्सर ये होता है कि जिस तरह हमने APS की बात की, उसमें सारे पाकिस्तानी नहीं थे, बल्कि सारे वही थे, गैर पाकिस्तानी थे, जिस तरह अफगानिस्तान से, चेचेनिया से और उज्बेकिस्तान से, मतलब सब आ रहे हैं। सवाल ये है कि जो अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हमेशा पाकिस्तान आके हमला क्यों करता है? ये ईरान जाके हमला क्यों नहीं करता? ये बात बिल्कुल पॉइंट बड़ा सादा सा है। क्या मतलब इसका समझते हैं कि क्या इसमें क्या हमारे बॉर्डर सिक्योर नहीं है? बॉर्डर भी सिक्योर नहीं है, लेकिन ज्यादा अहम बात है कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान में छुपने की जगह मिल रही है उनको, ठीक, आसानी से मिल जाती है। इसका मतलब है कि आइडियोलॉजिकली ग्राउंड दिया हुआ है आपने। दहशतगर्द ऐसे तो आके अफगानिस्तान से आके कोई बम लेके नहीं आता ना, वो आता है, वो देखता है। APS में भी फॉर एग्जांपल वो कितने दिन पहले आए होंगे, देखा होगा, उनको अंदर से हिंट मिली होगी, उनको पता होगा कि कौन कौन सी क्लास में बच्चे होंगे, उनको पता कि उस वक्त हॉल के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे मौजूद हैं, सब पता था। इसका मतलब है कि वो ऐसे तो नहीं आ गए कि अफगानिस्तान से आके हमला कर दिया, वो आए हैं, वो रहे हैं, उनको लॉजिस्टिक्स चाहिए थी, उन्होंने बारूद जमा किया है, ये सब कुछ हुआ है ना। ठीक है शाह जी, एक बात मैं आतिफ तकीर साहब की ही सेकंड करूंगा इसी में, जो ये बात कर रहे हैं कि इनसाइड आप कह सकते हैं इन्फॉर्मर होते हैं, सपोर्टर होते हैं। अब मैं यूके की एक बात करते हैं। यूके में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं दहशतगर्दों की जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। ठीक है। और गवर्नमेंट कहती है अगर आप वो वेबसाइट सिर्फ खोलते हैं इंटरनेट के ऊपर और IP के जरिए से ट्रेस डेफिनेटली करते हैं तो 5 साल की आपको कैद है। ठीक है, ठीक है। एक आपने रोकना है ना आइडियोलॉजी को। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे, मतलब आप डेफिनेटली यहाँ पर भी हैं, ISIS के लोग हैं, अलकायदा के हैं। अगर इनको किसी तरीके से भी पता चलता है कि एक बंदा सपोर्ट कर रहा है तो उसको ये बहुत लंबे अरसे के लिए 10-20 साल के लिए अंदर करते हैं। एक मतलब एग्जाम्पल बना देते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में हमने देखा कि किसी तरह कलदम तंजीम है, बड़े आराम से इलेक्शन में हिस्सा ले रही होती है। जिस तरह हमने देखा इस्लामाबाद में लाल मस्जिद, जिस तरह आपने देखा दहशतगर्दी बड़ी उन्होंने फैलाई, उसके अलावा वो आज भी घूम रहे मजे से। उन्होंने अल्लाह कहा कि वाल बगदादी की बैत करते हैं। उन्होंने कहा दाइश की मतलब वो मतलब सपोर्ट है उनको। उसके अलावा हमने देखा कि जिस तरह खादिम हुसैन रिजवी जैसे लोग गुंडा लेके उनको सड़कों पे आते हैं, गाड़ियां जलाते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। डबल स्टैंडर्ड्स है ना। आप खादिम रिजवी अवामी जलसे में कह रहे हैं कि इस्लाम अमन का मजहब नहीं है। यही बात कोई आम आदमी कह दे और उसको फतवे लग जाएंगे, उस पे तो फतवे लग जाएंगे, बिल्कुल उस पे तो नॉन मुस्लिम के फतवे लग जाएंगे। वो कहेंगे ये काफिर हो गया। ये तो बिल्कुल अगर ये मुल्ला कहे तो फिर फतवे नहीं लगते। अच्छा जी, एक और चीज अभी मेंशन की, सिर्फ एक जुमला, वो सड़क पर कह रहे हैं कि फौजी बगावत कर दें, जर्नलों को कत्ल कर दिया जाए। और देखें जजों को, अगर ये कोई आम आदमी कहता है तो फिर तो वो तो उसको तो नुकसान हो जाता है। ये नेशनल एक्शन प्लान कहाँ है यार, कहाँ है? क्यों नहीं इदारे मतलब कोई बात है? मतलब अगर आप फौजियों को ये कह रहे हैं कि अपने जनरलों को मार दें और जजों को वो कह रहे हैं खानसामे जो है जहर दे दें और वो जो चौकीदार है वो गोलियां आप ये क्या, और वो है बंदा मौजूद और रियासत को तोड़ने वाली बात कर रहे हैं, नुकसान करने वाली, कमजोर करने वाली बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये तो टेररिज्म की भी कोई पीक है कि आप इस तरह से पाकिस्तानी दस्तूर है भाई, एक मुल्क है, वो उसका एक दस्तूर है, उसके मुताबिक होना ही चाहिए कि अब फौज है, कोई इदारा है जहां पॉलिसी पे इख्तिलाफ है, कोई जाती इख्तिलाफ तो किसी के साथ नहीं होता। हर शहरी को यह हक हासिल है कि वो पॉलिसियों पर बात करे, उसमें शामिल हो ताकि एक मुल्क बेहतर हो। यहाँ पर जरूरी कोई नहीं है कि आप मेरी हर बात से इत्तेफाक करें, आप इससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। हम कोई यहाँ पर कोई पैगंबर तो है नहीं, ना कोई वही उतरती है। अच्छा, एक और इफराज अख्तर साहब से एक और बात करना चाहते हैं। जिस तरह बात वही कंटिन्यू करूंगा कि जिस तरह हमने कहा कि कलदम तंजीमें हमारी सियासत में हिस्सा ले रही है। हमने देखा इलेक्शन में सियासत में हिस्सा लिया है और वो कलदम तंजीम है, यानी कि कलदम तंजीम का मकसद यही है कि जो हमारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बैन कर दिया पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, उसके बावजूद भी उनके लोग घूमते हैं, झंडे हमने देखा कराची में भी बड़ी तंजीमें, लश्कर जनवी और ये सारी तंजीमों के जो बैन हुई है और हिस्सा भी ले रही हैं दूसरे नाम से मतलब तब्दील करके। क्या समझते हैं कि क्यों इदारों को नज़र नहीं आ रही ये सारी चीज़ें? क्या लोगों को, क्या हमें, जब हमें एक आम इंसान को नज़र आ रहा है, एक आम पाकिस्तानी को नज़र आ रहा है, तो क्यों नहीं नज़र आती ये सारी चीज़ें? अच्छा, इसमें शाह जी बात सिर्फ इदारों तक नहीं होती, हमारा लीगल सिस्टम भी इसमें डेफिनेटली इन्वॉल्व है। ठीक है, एक तो अगर पिछले एग्जांपल ली जाए, कोई पिछले हम 70-75 साल से हमने लॉ जो है ना वो उनको प्रॉपरली चेंज नहीं किया, तब्दील होना चाहिए था। अब आज भी
80 के जो ज़ाहिर बात है यूके ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस वक्त जब ये रूलिंग में थे, तो इन लोगों ने जो अपनी कॉलोनीज़ के लिए लॉ बनाए थे, आज भी हम वही लॉ यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात तो ये चीज़ है, और वो इतना स्लो सिस्टम है कि इसके अंदर जो है बहुत सारे लोग अपना बेनिफिट निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर आप प्रीवियसली आपने देखा होगा कि जो जब ये नेशनल एक्शन प्लान बना था, तो उसके बनाने का मकसद उसमें एक चीज़ ये थी कि जो दहशतगर्द थे उनको स्पीडी जो है आप कह सकते हैं सज़ा मिले, कि अगर उनको पनिशमेंट मिलनी है, उनको सज़ाए मौत मिलनी है, तो फौजी अदालतों के ज़रिए से उनको क्विकली दो। क्यों? जो दूसरा अदालती सिस्टम है, आप उसके अंदर कत्ल का मुकदमा भी लेकर चले जाएँ तो 15-20 साल कहीं नहीं जाता लटकते हुए, बेल भी हो जाती है, लोग बाहर भी घूम रहे होते हैं। तो हमें मेरे ख्याल से इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो लीगल जो सिस्टम है उसके ऊपर वर्कआउट आना चाहिए। और वो कौन करेगा? वो ज़ाहिर बात है हमारे जो अपर हाउस या क्या कह सकते हैं लोअर हाउस, दोनों ने, पार्लियामेंट ने और सेनेट ने नए लॉज बना के उनको इम्प्लीमेंट करवाना है, ताकि वो इस तरीके से बने कि स्पीडी जो है आप कह सकते हैं जस्टिस हो। सुनने में आ रहा है कि जो अभी रिसेंट जो है गवर्नमेंट है उसने एक पार्लियामेंट्री जो है वो कमेटी तश्कील दी है जो लॉ बना रही है, और मोस्ट प्रोबेबली सुनने में आ रहा है कि फरवरी तक जो है वो नए लॉ लेकर आ रहे हैं, जिसमें अदालतों के ऊपर भी ये टाइम पीरियड रखा जाएगा कि आप जो है जो मुकदमा आपने निपटाना है, लेट्स से अगर लोअर कोर्ट है तो वो 2 साल, हायर कोर्ट में 2 साल और सुप्रीम कोर्ट में 1 ईयर, ताकि ये 5 साल में मैक्सिमम इसको फिनिश करें जितना भी है। लेकिन मैं यहाँ पर एक ऐड करूँगा, देखिए इसमें अदालतों और कानून से भी ज्यादा मसला ये है, हम बड़े आसानी से अदालतों को हम कह तो देते हैं, लेकिन अदालत में एक जज होता है। मसला ये है जब अदालत किसी सो कॉल्ड मुजरिम को छोड़ देती है, जो कि आपकी नजर में मुजरिम होता है, अदालत उसको, मसला ये है कि उसके बाबत आपने सबूत नहीं इकट्ठे किए हुए होते। बिल्कुल, सबूत इकट्ठे करना तो जज का काम है, और वो तो नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात है, अभी आपने जो सवाल किया था वो बड़ा आम सवाल था। मसला ये है कि लश्कर जंगवी और दीगर कलदम जमातें वो कैसे घूम रही हैं। अगर मिलिट्री कोर्ट्स थी, एक आउट ऑफ द वे जाके बनाई थी ना मिलिट्री कोर्ट्स, पाकिस्तान को अभी वर्क कर रही हैं। किसी अच्छे माशरे की तो अच्छे माशरे में मिलिट्री रूल तो नहीं होता, ठीक है, उसके बावजूद क्या फर्क पड़ा? मतलब घूम रहे हैं, ऐसी बात है, घूम रहे हैं। इसका मतलब क्या हमारी विल नहीं है, ठीक है, हम ये जो पेनाडोल खा के हम ये गुजारा करना चाहते हैं, फलां दहशतगर्द को मार दिया, फलां दहशतगर्द, इससे आपको हमें रूट को मतलब बेस को हमने सही करना पड़ेगा। बिल्कुल, हमने सही रूट को, जिस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत आप कैसे देखते हैं कि जिस तरह हमने देखा कि पिछली हुकूमतों में हमने देखा दूसरी मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग, उसके अलावा पीपल्स पार्टी की भी दौर हुकूमत रही, हमें बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान को, खास तौर पे हमने देखा करप्शन भी हुआ, उसके अलावा हमारे पाकिस्तान की सालमियत को बड़ा नुकसान हुआ। इमरान खान साहब की हुकूमत अभी आई है, क्या कैसे देखते हैं इसको, इस हुकूमत से, यानी कि हमने देखा बहुत सारी चेंजिंग्स नज़र आ रही है हमें एज़ कम्पेयर टू अगर हमने दूसरी हुकूमत देखें तो हमने देखा यहाँ पर कि एक माइंडसेट चेंज हो रहा है थोड़ा सा। हमने देखा कि चलो क्यू में भी लग रहा है मिनिस्टर, और उसके बाद से फिर हमने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर बहुत सारी चेंजिंग्स लाने की जो बात कर रहे हैं हल्के हल्के हो रही है। आप किस तरह देखते हैं कि क्या चेंजिंग्स हो रही हैं? ये पॉपुलिस्ट बयानी है। इमरान खान वैसे ही हुक्मरान हैं जैसे 60 की दिहाई में भुट्टो साहब को लाया गया था, जैसे 90 की दिहाई में नवाज शरीफ को लाया गया था। मैं आपको संजीदा बता रहा हूँ, ये जो इकदाम आपको नजर आते हैं फोटो सेशन के लिए, ठीक है, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अच्छा। आज वो इमरान इस्माइल साहब ने वो तस्वीर लगाई हुई थी कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब और वो गवर्नर हाउस की सीढ़ियों पे बैठे हुए DSLR के कैमरे से आपने तस्वीर ली हुई है, मतलब जाके दिखाया जा रहा है कि अवाम को ये दिखाया जा रहा है कि बस ये हम कर रहे हैं, सिंपल सिटी कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं है फर्क पड़ना। बात यह है कि आप और मैं आपको सिर्फ बताऊं, भुट्टो साहब 60 की दहाई में अयूब खान के साथ थे, उस दूसरी तरफ फातिमा जिन्ना थी और मुजीबुर रहमान की मूवमेंट थी। अयूब खान के साथ उस वक्त भुट्टो साहब थे। भुट्टो साहब 10 साल के बाद जब मैच्योर हुए, उनको पता चल गया कि ये तो जमहूरियत की तरफ लेके जाना पड़ेगा, उनके साथ वही कुछ करके नवाज शरीफ पैदा कर दिए गए। नवाज शरीफ 10 साल 15 साल के बाद वो जब मैच्योर होना शुरू हुए तो इमरान खान साहब आ गए। इमरान खान साहब भी 10-15 साल के बाद वही बात कर रहे होंगे जो भुट्टो ने की थी और जो बाद में वोट को इज्जत दो के नाम पर नवाज शरीफ कर रहे हैं। मसला ये कि आपको शायद कुछ इस हुकूमत में नया लग रहा हो, लेकिन जो पाकिस्तान की तारीख जानता है उसे पता है कि इस हुकूमत में कुछ भी नया नहीं है। ये बिल्कुल तारीख हर 10 साल बाद 15 साल बाद वो बिल्कुल दोहरा दी जाती है हमारे साथ। ठीक है, मसला ये कि हमारे यहाँ एक नई जनरेशन आ चुकी होती है, उसके लिए वो नई बात होती है। अगर आप अपने वालिदैन के साथ बैठें और उनसे पूछें
तो जमहूरियत के लिए बड़ी बड़ी तहरीकें चली हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल देखा हमने, खवातीन की एक तहरीक चली थी। लेकिन क्या हुआ क्या? तो ये आपके यहाँ मसला ये है कि अगर आप जमहूरियत जारी रखेंगे 10-15 साल 20 साल तक, मार्शल लॉ नहीं आता, आप कंटिन्यूस रखते हैं इसको, तो आप इमरान खान भी बेहतर हो जाएगा, नवाज शरीफ भी बेहतर हो जाएगा, पीपल्स पार्टी भी बेहतर हो जाएगी। पार्टी उसी सूरत में बेहतर होती है जब ये तसलसल से चलता रहे। छन्नी जो है ना, जहां तक ताल्लुक है करप्शन का, करप्शन में पाकिस्तान 116वें नंबर पर है ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक। पाकिस्तान के नीचे को 52-53 मुल्क हैं, आपको पता है? 52-53 मुल्क पाकिस्तान से नीचे हैं, बड़े अहम मुल्क भी उसमें शामिल हैं। लेकिन आप इंटरनल सिक्योरिटी में नीचे से तीसरे नंबर पर हैं, आप बच्चों के मरने के एतबार से नीचे से दूसरे नंबर पर हैं, आप पासपोर्ट के एतबार से नीचे से दूसरे नंबर पर हैं, आप खवातीन की जो इंडेक्स है उसमें नीचे से दूसरे नंबर पर हैं। तो वो मसाइल ज्यादा, वो मसाइल हम हल नहीं कर रहे, हम 2.5 करोड़ बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो इसमें हम नंबर 1 है, पोलियो में हम नंबर 1 है। तो वो उनके ऊपर कभी आपने देखा होगा कि गुफ्तगू हो रही है उस पर? देखिए, हमारा खासतौर पे क्या समझते हैं कि हमारी मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि हमने देखा है कि खासतौर पे करप्शन की बात करते हैं, सियासतदानों की बात करते हैं, जिस तरह आपने बताया कि हम किस तरह बाकी चीज़ों में हम बिल्कुल नंबर 1 पे जा रहे होते हैं, जो हमें उस पर नज़रसानी करनी है, ज़रूरी है। तो क्या समझते हैं कि इसमें क्या अहम रोल हमारे सबका माइंडसेट बना दिया पाकिस्तानियों को कि हम उस तरफ जा ही नहीं रहे, हम एजुकेशन की तरफ नहीं जा रहे, हम इस तरफ नहीं जा रहे कि हमारे पोलियो का मसला किस तरह हल होगा, हमें क्या सियासत में उलझा दिया, हमें उस तरफ लगा दिया। पॉपुलर बयानी है ना, बिक जाते हैं आसानी से, बहुत आसानी से बिक जाते हैं, क्योंकि जब आप करप्शन की बात करेंगे तो आप किसी पर भी इल्जाम लगा सकते हैं। अब आप ये देखेंगे पाकिस्तान में आप किसी पर भी इल्जाम लगा देंगे, आपको प्रूफ की कोई जरूरत नहीं, आपने बस इल्जाम लगा दिया, वो बैठ के अपनी सफाइयां देता रहे टीवी पर बैठ के। वरना टीवी का क्या मामला है, किसी ने करप्शन किया तो साहब जुर्म किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए, सादा सी बात है, इसमें क्या दो राय हैं। टीवी पर आके बयान देते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, आप कौन है एनआरओ देने वाले? आप दे भी नहीं सकते। एक शख्स ने जुर्म किया तो एनआरओ दिया भी नहीं जा सकता, जो देगा वो कानून तोड़ेगा। आप किसी ने जुर्म किया है उसको हर सूरत में उस कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। एनआरओ के से एक बड़े इन्होंने ज़बरदस्त पॉइंट की बात की है। आप देखें, जब मुशर्रफ आया था, जब उसने नैब बनाई, तो नैब का ये था कि हम जो है जितने भी करप्ट लोग हैं उनको गिरफ्तार करेंगे, और नैब ने एक जो है वो यहाँ पर एग्रीमेंट भी किया था। सुनने में अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये आजकल जो है न्यूज़ तो है सर्कुलेट काफ़ी हो रही है और वायरल कि जो लंदन कोर्ट ऑफ लंदन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो कोर्ट है, उन्होंने फ़ाइन किया नैब को, आई बिलीव $50 मिलियन है या $65 मिलियन, कि उन्होंने उस वक्त आकर यहाँ एग्रीमेंट कर लिया कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन रह रहे हैं जिन्होंने करप्शन की हुई है, तो हमें उसके सबूत चाहिए होंगे। लेटर ऑन बाद में जब मुशर्रफ ने एनआरओ कर लिया तो इनको फिर ज़रूरत नहीं रही बाद में सबूत इकट्ठे करने की, तो वहाँ पर स्टॉप हो गया। तो उन्होंने कहा जी हमने तो एग्रीमेंट किया था और हमने इतना काम किया था, और उस काम के बाद उसका फ़ाइन हुआ, और फाइन के बाद अब उसके ऊपर इंटरेस्ट भी अच्छा खासा लग गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो डेफिनेटली हमारे हुक्मरान भी करते हैं, बात कर लेते हैं, बाद में पता चलता है कि नहीं यार ये तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ऐसी चीज़ होती है कि उसके बाद से जी बहुत सारी चीज़ें पता नहीं चली होती कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे होते हैं, हुक्मरान भी बात कर रहे होते हैं, मीडिया भी हमारा हाईलाइट करता है। जिस तरह हमने बात की हाल ही में दौरा, जो टर्की का दौरा था इमरान खान साहब का, क्या समझते हैं कि जो मुख्तलिफ ममालिक में जाके दौरा कर रहे हैं, हम तो ये देख रहे हैं कि शायद ये पैसे जमा करने के लिए दौरे कर रहे हैं। हमने देखा कि आज उन्होंने भी ऐलान किया हम इतने डॉलर देते हैं। हमने देखा यूएई के जो सफ़ीर अब यहाँ पर मौजूद, आज ये हमारा विजिट उन्होंने किया और उन्होंने भी कहा कि हम इतने बिलियन डॉलर देते हैं। क्या समझते हैं ये दौरा, क्या हम भीख मांगने के लिए बैठ गए हैं सबसे कि भाई हमें पैसे दो, हमें मुल्क चलाना है, आप हमारे मुल्क में जा रहे हैं, हम टर्की जा रहे हैं, हम सऊदी अरब जा रहे हैं, वो इमदाद दे रहा है, वो हमें इमदाद दे रहा है कि हमें पाकिस्तान को बचाने के लिए? क्या ये सही तरीका है? ये सिर्फ पाकिस्तान में इंप्रेशन देने के लिए है कि हम बर्बाद हो चुके हैं, और इस तरह मुल्क तो सारे इमदाद से तो मुल्क नहीं चल सकते। मुल्क है, अस्पताल थोड़ी है, बिल्कुल मुल्क है, क्रिकेट टीम थोड़ी है, मुल्क है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थोड़ी है, एक मुल्क है भाई, 22 करोड़ इंसानों का मुल्क है, सेक्टर्स हैं उसके, पैसे जनरेट। अब आप देखें ना, इमरान खान साहब उस वक्त तनकीद कर रहे थे पिछली हुकूमत पर कि जी टैक्स नहीं आ रहा। इमरान खान के 4 माह के अंदर कोई 150 अरब रुपए की कमी हो गई है टैक्सों में। इसका मतलब है कि आप बुनियादी काम नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पर बहुत अमीर लोग हैं, उन पर टैक्स ज़्यादा लगना चाहिए, जो गरीब लोग हैं उनको छूट मिलना चाहिए। एक स्ट्रक्चर बनता है ना, वो स्ट्रक्चर नहीं बना रहे। तो ये पॉपुलर नैरेटिव है, ये बिकने वाले नैरेटिव है कि जी बर्बाद कर दिया जी पिछली हुकूमत ने, तो अब ठीक कर लेना। आप अगर बर्बाद कर दिया तो अब आप उसका हल करें ना। तो ये तो मतलब क्या समझते हैं कि ये इमदाद जो ले रहे हैं, ये क्या एक तरह से हम मुल्क में हमें डैम का आपने देखा ना, देखिए हर दफा एक टॉपिक होता है, एक टॉपिक होता है हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, पूरी कौम को उसमें उलझाया हुआ होता है। 2 हफ्ते तक 3 हफ्ते तक पूरी, जैसे सबसे बड़ा मामला पानी नहीं है, पानी नहीं है जी, डैम चाहिए हमें। अच्छा डैम बनाए, डैम बनना है 2000 अरब रुपए का। पैसे कितने जमा हुए हैं अब तक, कितने जमा हुए हैं जुलाई से लेके? 10 अरब। यानी अभी 1990 अरब आपको और चाहिए, जो कि हो ही नहीं सकते। 87-88 साल चाहिए आपको वो पैसे। तो कोई तरतीब नहीं है, कुछ नहीं। माहिरीन होना चाहिए, पॉलिसी मेकिंग, एक PhDs
दुनिया भर में पाकिस्तान के मौजूद हैं, उनको इज्जत के साथ वापस बुलाएं, उनको वजीरों वाला प्रोटोकॉल उनको दें, अच्छी तनख्वाहें दें ताकि वो बैठें, पॉलिसीज बनाएं मुल्क के लिए। नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी बनना चाहिए आपकी, इकोनॉमिक्स की पॉलिसी, आपकी पॉलिसीज बने, उन पर फिर अमल किया जाए। सियासतदानों का काम अमल करवाना है फिर उस पर इंतजामिया के तौर पर। वो वहाँ ये सब बयानिए हैं छोटे छोटे से जो पब्लिक में बिक जाते हैं। पाकिस्तान में झूठ का डिटेक्शन का तो कुछ मामला है नहीं, ना अवाम में इतना शऊर है कि वो बता सके कि ये तो बात ठीक ही नहीं कर रहे आप। कभी आप कहेंगे जी कि ईसा का जिक्र तारीख में नहीं था, कभी आप कहेंगे जी कि अतातुर्क जो था वो उसके लिए हमने पैसे जमा किए थे। मतलब आप कुछ भी कह देंगे, कोई तारीख जानता नहीं है तो मतलब क्या जिम्मेदारी बनती है। जिस तरह हमने अफ्रीका अफ्रीका मुल्क है जी, बिल्कुल। जिस तरह हमने देखा इंटीरियर मिनिस्टर जो शाहरियार आफरीदी है, इनकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने कहा कि एक बयान दिया कि 75% इस्लामाबाद में लड़कियां जो हैं मंशियात जैसे कहा कि यूज़ कर यूज़ कर रही हैं कि मतलब क्या कहेंगे, इतना बड़ा बयान बगैर किसी रिसर्च के, बगैर किसी बात के इंटीरियर मिनिस्टर कुछ भी कह सकते हैं। पीटीआई में मैंने देखा, पीटीआई के लोगों को मैंने देखा कि वो कोई भी बयान दे देंगे। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले कह दिया कि मंजूर पश्तीन सरेंडर कर लें तो गले लगा लेंगे। उन्होंने कोई बंदूक उठाई है भाई? सरेंडर तो यानी जिनसे मुज़ाकरात करने हैं उनको कह रहे हैं सरेंडर कर लें, जिनको सरेंडर करवाना है उनको कहते हैं जी उनके साथ मुज़ाकरात होंगे। जहां पर खुद सरेंडर होना है वहां बंदूक पकड़ के खड़े हैं, जहां बंदूक पकड़ के खड़े होने वहां सरेंडर करके आ जाते हैं। तो हम एक अजीब गलत मदद कर दिया हमने सारा सिस्टम। ठीक है इफराज साहब, आपसे भी यही सवाल, जैसे हमने कहा कि इमरान खान साहब की हुकूमत में चेंजिंग्स आके नज़र आ रही है आपको, चेंजिंग्स जिस तरह हम देख रहे हैं, और फिर कुछ तरह जिस तरह तौकीर भाई ने भी बात की कि कुछ बयानात ऐसे होते हैं कि कुछ सर पैर नहीं होता उस बयानात के, और इतने बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, इंटीरियर मिनिस्टर है, उसके वज़ीर दाखिला है, उसके बाद से इनके पास उस तरह क्या इनकी जिम्मेदारियाँ हैं कि ये लोग इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठ कर इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को, मतलब क्या समझते हैं आप इस बारे से? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं, इमरान खान साहब हो गए, प्राइम मिनिस्टर साहब या बाकी जिनके मिनिस्टर्स हैं, बहुत सारे बयान जो हैं, अब जैसे आपने शुरू में देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप को भी ना, तो उसने बहुत सारे ऐसे बयानात दिए जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो यानी कि उनको लॉसेस हुए अच्छे खासे। जो भी मिनिस्टर होता है वो कोई अगर बात करता है उसका इम्पैक्ट जो है सिर्फ उसकी पर्सनल ज़ाती ज़िंदगी कह सकते हैं या छोटे मोटे लेवल पर नहीं पड़ता, क्योंकि वो नेशनल नैरेटिव बिल्ट हो रहा होता है उससे। अगर आज असद उमर कहता है जी कि लेट्स से जी डॉलर जो है मज़ीद ऊपर जाएगा, आज अगर वो ये बात करता है तो अगर वैसे उसने डॉलर ने ऊपर उसकी कीमत बढ़नी हो ना बढ़नी हो, या प्राइसेस ऊपर जानी हो ना जानी हो, उसकी जो है ना वो रेट जो होता है, लेकिन अगर उसका एक बयान, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है वो मिनिस्टर है, उसकी बात की वैल्यू होगी और उससे जाएगा। अभी तक जितने भी इनके मिनिस्टर्स हैं ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर फेयर व्यू लिया जाए, तो उनके बहुत सारे बयानात ऐसे हैं जैसे आप कह सकते हैं एक इमेच्योर सियासतदान देता है, जिसको पता ही नहीं होता कि अगर उसका वो जो बात कर रहा है उसका इम्पैक्ट किस लेवल के ऊपर पड़ रहा है। जैसे आपने शहरियार अफरीदी की बात की, आप अगर एक बंदा जो है वो मिनिस्टर है आपका और वो ये बात कर रहा है तो उसका आपका पूरे पाकिस्तान के ऊपर, और ना सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा होता है कि कल को अगर वो बात झूठी निकलती है तो उसके ऊपर, जैसे प्रीवियसली आपने देखा होगा आई बिलीव मुराद सईद ने बयान दिया था कि इमरान खान की जिस दिन पहले दिन हुकूमत आएगी हम 200 अरब डॉलर जो बाहर मुल्क से बाहर पड़े हुए हम वापस ले आएंगे। तो बहुत सारे इस तरह की मामलात के ऊपर जितने भी इनके मिनिस्टर्स हैं उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो यहाँ पाकिस्तान में थिंक टैंक्स बहुत सारे काम कर रहे हैं उनसे पहले राय लें कि हम जो बात करने जा रहे हैं उसका इम्पैक्ट पड़ना है। कि वो छोटी सी बयान देते हैं जी हम उल्टा लटका देंगे, इसको उल्टा लटका दें, उसको उल्टा, अगर ये बात होगी तो इनके अपने कितने सियासतदान हैं जिनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं जो ऑलरेडी जो है वो नैब की जो है पेशियां भुगत रहे हैं, तो पहले तो आप उनको भी अंदर करें ना फिर साथ। अगर आप बाकी बाहर के लोगों की बात करते हैं तो ये मेरे ख्याल से इनको इस हवाले से तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ वर्किंग करनी चाहिए। और इमरान खान को चाहिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने अच्छे से हुकूमत करनी है तो जो लोग इस तरह के इमेच्योरिटी के सबूत दे रहे हैं या इस तरह के बयानात दे रहे हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, तो उनको तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो उनसे रिजिग्नेशन लिया जाए कि भाई ठीक है आप तो रिजाइन दो ना, आप इस ओहदे के काबिल नहीं है, और उसके बजाय कोई काबिल लोग लाए जाए। दूसरी बात जैसे आतिफ साहब ने की कि पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे जो आपके रिसर्चर्स बैठे हुए हैं, आपके प्रोफेसर हजरात बैठे हुए हैं, तो उनको वापस लाया जाए और इकट्ठा किया जाए। ठीक है, और देखें उसमें हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनके ऊपर आपके ऊपर दबाव भी आए, जैसे अब पिछला आतिफ मियाँ के हवाले से दबाव आया था जी कि वो कादियानी है। आप देखें एक बंदे ने आपको मुआशी पॉलिसी बना के देनी है, उसने आपको कोई दीन नहीं सिखाना वहाँ बैठ के, आप मुआशी पॉलिसी के ऊपर फोकस रखें ना। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ये है कि सबको राइट है, सबको रहने का, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि इस्लाम
इस्लाम भी ये कहता है, जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने खुतबा हुज्जतुल विदा में भी कहा कि किसी गोरों को काले पे और किसी को भी अरबी को अजमी पे, यानी कि ये बात क्लियर कर दी है हमारे यहाँ अगर इस्लाम के नाम पे मुल्क है तो सबका राइट है रहने का और सब पाकिस्तानी है। एक हिंदू भी वहाँ रह रहा है तो वो भी पाकिस्तानी है, ईसाई रह रहा है तो वो भी पाकिस्तानी। अच्छा, एक और चीज़ शाह जी, इनने स्टार्ट में मेंशन किया था कि 3% जो है इस वक्त नॉन मुस्लिम है पाकिस्तान में, ठीक है। आप देखें जब पाकिस्तान बना था उस वक्त के अगर रेशो उठाएं तो वो 20-25% के करीब थे और कायद-ए-आज़म ने बहुत सारे जो नॉन मुस्लिम थे उनको अपनी काबीना में भी शामिल किया था। और अपार्ट फ्रॉम दैट उस वक्त, बल्कि जब सेकंड जंग अज़ीम ख़त्म हुई थी 45 में पाकिस्तान बनने से पहले, तो अराउंड जो है अगर आप देखेंगे हिस्ट्री देखेंगे तो तकरीबन 41 से लेकर 48,000 जो ज्यूश थे वो पाकिस्तान यानी कराची में मुंतकिल हुए थे। डेफिनेटली पाकिस्तान जब बना तो 41,000 या 48,000 इसलाई तो उस वक्त बना नहीं था, तो वो लोग पाकिस्तान में थे। लेकिन बाद में हमने उनके लिए भी जो है ना उनकी ज़िंदगी इतनी ज़ाब की कि उन सारों को भी, सारी बात है, पासपोर्ट जब उसके ऊपर हम कहते हैं जिन्हें इसराइल नहीं आप ट्रैवल कर सकते, तो उन लोगों को भी वो कंट्री छोड़ना पड़ी। तो बहुत सारी इस तरह की पॉलिसीज बनी या बहुत सारा इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया कि जिसकी वजह से जो नॉन मुस्लिम थे उनके ऊपर जिंदगी डेफिनेटली तंग की गई है। मैं सवाल जिस तरह बात की जाए कि पाकिस्तान में क्यों नहीं राइट ऐसा है कि जिस तरह हमने देखा पाकिस्तान में तो खैर ईसाई या हिंदू की तो बात अलग है, पाकिस्तान में तो फिरके वारियत ही ऐसी है कि शिया सुन्नी काफिर उसको बोल देता है, उसके अलावा फिर कादियानी को बोल देता है काफिर, उसके बाद से हम देखते हैं कि उसके आगे आप देखें वहाबी को बोल दिया, अहले हदीस को देवबंदी, मतलब आपस में ये मुसलमानी एक ही नहीं है। वो तो ईसाई और हिंदू की तो दूर की बात है कि हम कहते हैं कि उसको मौका नहीं मिला। मैं माज़रत के साथ हमारे साथ लाइन पे गेस्ट है, पहले मैं उनको लेता हूँ फिर ये कंटिन्यू करूँगा आपसे ज़रूर ये बात को। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाइन पर MQM पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक्स नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं NA 248 से और बहुत ही माशाल्लाह यंग हैं मोहम्मद शहजाद अकरम साहब के, जिनका ताल्लुक़ ख़ास तौर पे एक बड़ी अहम बात है, इनका ताल्लुक़ मियाँ वाली से है और नॉन महाजिर हैं, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान MQM पाकिस्तान ज्वाइन की भी। हम इनसे भी पूछते हैं क्या वजह है इतना, मतलब पाकिस्तान MQM पाकिस्तान का क्या वजह थी कि ज्वाइन की। सबसे पहले मैं हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं शहजाद साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि आपका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है, आप नॉन महाजिर हैं, जिस तरह पाकिस्तान में देखा जाता है MQM के दिमाग में एक तस्वर ये आता है कि MQM एक महाजिरों की पार्टी है, उसमें कोई नॉन महाजिर नहीं हो सकता, और आपका ताल्लुक मियाँ वाली से है और आप एक्स नॉमिनेटेड कैंडिडेट भी हैं NA 248 से भी, कराची से, वेस्ट कराची से आप। तो क्या सोचा था कि आपने जिस तरह कराची में MQM को ज्वाइन किया, MQM पाकिस्तान तो एक दहशतगर्द तंजीम को भी समझा जाता है, उसके अलावा अभी हमने देखा पाकिस्तान में MQM के कई हिस्से भी हो गए, क्या पहले बताएं आप आपके किस तरह क्यों ज्वाइन किया आपने ये MQM? सलमान भाई, आपने बहुत ही अहम टॉपिक इशू उठाया है और बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। बेशक मेरा ताल्लुक आपकी कह रहे मियाँ वाली से है और मैं नॉन महाजिर हूँ और बहुत से लोग ये सवाल मुझसे पूछते हैं आप नॉन और मियाँ वाली से है, इमरान खान के हल्के से है, उसके बावजूद आप MQM में क्या करते हैं? MQM एक दहशतगर्द तंजीम है। MQM जैसे आप कराची से बाहर निकलते हैं और जो MQM को नहीं जानते, जो महाजरीन को नहीं जानते, कराची के रहने वालों को नहीं जानते, उनको MQM का नाम सुनते ही एक नया लफ्ज़ साथ में लगा देते हैं। तो यही तासुर एक है जो कि नेगेटिव परसेप्शन लोगों के जहन में है। ऐसा कुछ नहीं है। MQM बहुत ही पढ़े लिखे नौजवान लोगों की जमात है जो रिप्रेजेंट करती है पढ़े लिखे लोगों को। पाकिस्तान बनाने वाले तहजीब है, जो लीडरशिप स्किल्स, जो तहजीब तालीम मैंने यहाँ जाकर सीखी वो मैंने और कहीं नहीं सीखी। तो सबसे पहले तो अगर आप सियासत की बात करते हैं तो मैं एज अ समाजी कारकुन, एज अ सोशल एक्टिविस्ट मुझे रिप्रेजेंटेशन मिली आज से 5 साल पहले जब मेरी डॉक्टर फारूक सदार भाई की मुलाकात हुई। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे फारूक सदार भाई और बहादुराबाद लीडरशिप ने इस काबिल समझा, नॉमिनेट किया। और देखें इसमें अगर ये बात की जाए कि सिर्फ महाजरों की जमात है तो ये बिल्कुल गलत है। इसकी एक मिसाल मैं आपके सामने हूँ। मेरा कोई खानदानी बैकग्राउंड नहीं है पॉलिटिकल। मकसद अक्सर हमने देखते हैं कि जैसे जो हमारे पठान भाई हैं जो कबाइल से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अक्सर ये देखा हमने PTI ज्वाइन करते हैं, और खासतौर पर यंगस्टर को हमने देखा कि यंगस्टर तो PTI की पार्टी को ज्वाइन करते हैं, लेकिन आप माशाल्लाह यंग भी हैं और उसके अलावा भी बावजूद आपने MQM ज्वाइन की, एक बड़ी हैरतकुन बात है। जी, ये आपने बड़ी बेहतरीन बात की है। देखिए आज से 22 साल पहले इमरान खान ने जो जस्टिस का नारा लगाया, नो डाउट आज से 5-6 साल पहले जिन्होंने यूथ के अंदर एक स्पिरिट, एक जज्बा बेदार किया कि सियासत का सियासी शऊर किया, लेकिन वो शऊर की हद तक ही महदूद हो गया, उनको मौका नहीं दिया गया। लेकिन जस्टिस एक बुनियाद पिलर है।
pillar है, which is a backbone upon which a nation contemplates their future for the next generation। ये मुस्तकबिल की बात होती है। जो उन्होंने नारा लगाया उस पर उन्होंने, देखिए आप उनकी क्लिप उठा के देख लें, इलेक्शन से 10 दिन पहले वो कह रहे हैं मैं इलेक्टेबल्स को लेकर आऊंगा, मैं उनको टिकट दूंगा जिनके पास पैसा है। तो देखिए ये वो वही काम कर रहे हैं इस पीटीआई में रहकर जो कि इससे पहले वाली हुकूमतों में रहा है। उन्होंने अपने गरीबी लोगों को उठा के बड़ी पोस्ट उठाया। वो कहते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बगैर वो सीट पे नहीं पहुंच सकते, और वही हुआ, वो सीट पे बैठे हुए। तो जो आज की हुकूमत है उनकी हुकूमत कुछ खास फर्क नहीं है, लेकिन बेसिक जो नजरिया होना चाहिए वो आपका पाकिस्तान और इस्लाम की जो आइन है उसकी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आइन में रहकर आपका पहला नजरिया, आप इस नजरिए आइडियोलॉजी से आप पीछे ना हटे। सियासी नजरिए में आप सबसे पहले इस्लाम और पाकिस्तान की तर्जुमानी करते हैं, उसके बाद आके आप पार्टी की करते हैं। तो मैं इस वक्त जो कराची में हूँ, 18 साल से कराची का रहायश हूँ, और मैं एमकेएम पाकिस्तान का हिस्सा बना। लेकिन अगर मैं इमरान खान को लाइक करता भी हूँ, उसके नीचे वो सारे चोर डकैतों को खड़ा करते हैं वहाँ पर अपने मेरे यहाँ कराची में, तो मैं उनको वोट तो नहीं दूंगा ना। मेरे यहाँ पर एमकेएम पाकिस्तान के में जो मुझे इन्होंने, जब मैं एमकेएम पाकिस्तान में ज्वाइन, मुझे जब नॉमिनेशन के लिए मुझे बुलाया गया तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछे। उन्होंने सबसे पहले मुझसे यही पूछा कि आप क्या नजरिया लेकर एमकेएम पाकिस्तान में आए हैं। मेरे सामने सारी, देखिए मैं कुछ पैसे देके नहीं आया, पीटीआई में 5 करोड़ एमपीए या 10 करोड़ एमएनए के लिए मैं देके नहीं आया। मुझे उन्होंने कुछ पैसों की डिमांड नहीं की, उन्होंने और कोई डिमांड नहीं की। उन्होंने सिर्फ यही सवाल पूछा आप क्या मोटिव लेके आए। तो मैंने उनको 2 सिंपल बात की जो मैं कमी महसूस करता हूँ एमकेएम पाकिस्तान में रह के। एमकेएम पाकिस्तान जो कि लोगों का एक तासुर है, परसेप्शन है कि ये एक टारगेट की जमात है या रॉस की जमात है, ये परसेप्शन में खत्म करने के लिए एमकेएम पाकिस्तान मैंने ज्वाइन की, और यही जवाब मैंने उनको दिया। मेरे सामने सारे सीनियर सियासतदान बैठे थे, ख्वाजा इजहार भाई, फैसल सदवारी भाई, काजी मकसूद सिद्दीकी भाई, उन सबको मैंने जवाब दिया कि मैंने एमकेएम पाकिस्तान से ये मोटिव लेके आया हूँ कि इसको डोमेस्टिक नेशनल लेवल की पार्टी को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, और मैं इसमें लोगों का परसेप्शन खत्म करना। ठीक है, अभी क्या देख रहे हैं कि एमकेएम पाकिस्तान जो हमने देखा बड़े हिस्सों में टूटी हुई है, मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं एमकेएम पाकिस्तान को? हमने देखा कि कई हिस्सों में अभी तो बढ़ चुकी है। फारूक सत्तार भाई जो हैं आपके जो बड़े मतलब आइकॉन समझा जाता है एमकेएम में, और वो इस वक्त कहीं और बैठे हुए हैं। जिस तरह हमने देखा शहीद अली रजा आब्दी साहब को भी, वो भी पाकिस्तान की एमकेएम पाकिस्तान को छोड़ के उसके बाद अभी देखा उनकी शहादत हुई। तो आप क्या समझते हैं एमकेएम का क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है? हमने देखा है कि पार्टी कई हिस्सों में बढ़ चुकी है, हमें तो नजर नहीं आ रहा कि कराची में आपको मुस्तकबिल उनका नजर आ रहा है एमकेएम का। देखिए ये जो आपने ग्रुपिंग की बात की है, इसमें अब मैं एक जो फैक्टर सामने आता है वो है हमारा एस्टेब्लिशमेंट का रोल प्ले। देखिए ये जो ग्रुपिंग में तकसीम हुई है इसमें हमें भी बहुत अफसोस है, और सिर्फ मुझे नहीं बल्कि हमारे पूरे नीचे जितनी भी 2-3 करोड़ महाजरों की आवाम है, और जो हमारे शहरी इलाकों में जहाँ जहाँ एमकेएम के लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो सब इस वक्त परेशान है। ऊपर जो दड़ों में तकसीम है और छोटे छोटे प्रेशर ग्रुप्स बनाए गए, पीएसपी और तरह के जो कि इस वक्त जो अपना एक मयार था वो खो रही है। ऐसा चीज का हमें भी बहुत दुख है। उम्मीद करता हूँ हमारे चौधरी भाई उसकी बड़ी मेहनत कर रहे थे, इसके अलावा हमारी और ऑर्गेनाइजेशन, यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी मेहनत कर रही है एक प्लेटफॉर्म पे सबको इकट्ठा करने की। हम अभी भी इसको एक ही समझते हैं और हमारी दुआ है कि सारे एक प्लेटफॉर्म पे दोबारा इकट्ठे हों और एक दोबारा उभर कर सामने आए। ये बिल्कुल एक वीक पॉइंट है जो कि मैं समझता हूँ हमारी सीनियर लीडरशिप को सोचना चाहिए कि फारूक सत्तार भाई और जो बाकी हैं उन सबको नो डाउट उनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उनको एक जगह बैठकर सोचना चाहिए कि हमें आगे की क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत इंशाल्लाह दोबारा बैठकर इस पे काम करेंगे और दोबारा एक होंगे। अली रजा भाई का हम सबको बड़ा अफसोस है कि वो उनका मिशन यही था हम सबको इकट्ठा करने का, लेकिन वो उनको शहीद कर दिया गया। हम नहीं जानते उनको किसने उनको शहीद किया, लेकिन अल्लाह करे हमारी दुआ है कि सारे महाजर दोबारा कराची की रिप्रेजेंटेशन जितने लोग हैं सब इकट्ठे हों और दोबारा कराची के लिए काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि कराची जो है वो सिर्फ और सिर्फ एमकेएम पाकिस्तान ही इसको चला सकती है। ठीक है, देखिए कराची में भी क्या हुआ है, मैं स्टेट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात करूंगा। उन्होंने उठाकर सारे जो लॉटरी के MNMTS बना दिए। ठीक, ये सारे कौन नहीं जानता कि ये मैंडेट एमकेएम पाकिस्तान का है। ये सारा मैंने उठा के उनको दे दिया जिनको खुद को यकीन है कि MNM बन गए। तो ये चीज इस पे थोड़ा सा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सोचना पड़ेगा, अपने थोड़े से उनको कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा, लेकिन उसके खिलाफ बोलना या फिर उसके उनकी पॉलिसी से खिलाफ बोलने में थोड़ा सा फर्क है। एमकेएम पाकिस्तान को हमेशा यही तासुर चला जाता है कि जब वो इनके खिलाफ बोलेंगे तो समझते हैं कि ये तो मुल्क दुश्मनी की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि इस वक्त देखिए उनको जो पास में किया था उनका जो किया करना था, जो थोड़ी बहुत गलतियां थी भी उनकी सजा उनको मिल गई। 9-0 बंद कर दिया, अल्ताफ हुसैन को कहा गया अलग करें, अलग कर दिया, सारे दफातर बंद कर दिए, जो लोगों को कहा कि हवाले करते हैं हवाले कर दिए। तो अब और क्या मांगते हैं इनसे आप?
ठीक है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपका, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने, मैं बहुत, ठीक है, आके अपने आप को साबित करें कि हम काम कर सकते हैं। ठीक है, उनके कहने पे जो इस वक्त सारे एमपीएस 30 एमपीएस बनाए गए यहाँ से। ठीक है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शहजाद अकरम साहब का कि आपने अपना कीमती वक्त दिया प्रोग्राम का, क्योंकि वक्त जो है हमारा बिल्कुल अख्ताम पर आ चुका है। मैं आखिर में तौकीर साहब से यही बात करूँगा कि आप मुझे, जिस तरह हमने बात की कि हमने देखा कि नए जनरेशन भी लोग आ रहे हैं सियासत में, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त आप क्या मैसेज देंगे आने वाले लोगों को, जो जनरेशन जो हमारी पाकिस्तान में सियासी पार्टियों में आ रही है, आप क्या कहेंगे उन्हें? ठीक है, ये जमहूरियत का सफ़र चलता रहे, कोई शॉर्टकट तो है नहीं, मगरबी जमहूरियतों में भी पीछे 200-300 साल की तारीख है, ये चलता रहे ये सफ़र। आपका ताल्लुक किसी भी पार्टी से है ज़रूर रहे, दस्तूर पाकिस्तान का ख्याल रखिए, पुरअमन रहिए, जद्दोजहद करते रहिए, इख्तलाफ को इज्जत देते रहिए, एक दूसरे से इख्तलाफ करते रहिए, माशरे में मुकालमत की फ़ज़ा पैदा कीजिए। ये अगर 20, 25, 30 साल तक, 40 साल तक ये चलता रहा तो आपके जमहूरी इदारे अपनी जगह पर खड़ा होने शुरू हो जाएंगे और फिर आपके मामला हल होना शुरू होंगे। लेकिन अब आपको वक्त लगेगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं। और क्या समझते हैं कि पाकिस्तान, जिस तरह हमने देखा कि 100 दिन मुकम्मल हुए, इमरान खान साहब के लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, क्या समझते हैं इनको टाइम देना चाहिए कि इनको 2-3 साल देखना है? टाइम सबको देना चाहिए। मसला यह है कि इन्होंने प्रोमिसेस इस तरह के किए हुए थे, वही प्रोमिसेस, वो जो एक दिन में आएंगे तो 200 अरब डॉलर आ जाएंगे तो फिर यूँ हो जाए, ये इन्होंने खुद कहा हुआ था ये सारे मामला, और वो ज़ाहिर है वो पब्लिक के अंदर थी ये जुमले, क्योंकि इनकी तो पार्टी में ज़्यादातर चीज़ें तो वही थी जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक गई हैं। इनकी अपनी, अब तो वीडियोस के दौर हैं तो इनकी वीडियोस सामने हैं लोगों की, वो कल कुछ कह रहे हैं, आज कुछ कह रहे हैं, तो इसलिए, और फिर वो खुद आके टीवी पे कह रहे हैं कि जी यू टर्न एक अच्छा काम है। तो मसला ये कि खुद ही इनके ज़्यादातर मसाइल इनके अपने पैदा किए हुए हैं। ये काम पर तवज्जो देने की बजाय, लोगों की फलाह पर तवज्जो देने की बजाय, ये बयानबाजियों और फिक्रबाजियों में ज़्यादा है, या हमने नहीं यूँ कर लिया, या सीढ़ियों पे बैठ के तस्वीर खिंचवा ली है, ये इन मामलात में ज़्यादा है। ये एक मुदब्बिर तरीके से, जिसको स्टेट्समैन कहते हैं, उसके जरिए मुल्क चलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं अब तक। आपको चाहिए कि तमाम पार्टियां, वो तमाम जमहूरी पार्टियां, उन सबके पास मैंडेट है, उनके साथ बैठे हैं, मामलात पाकिस्तान को देखें। अब पीटीआई इंपॉर्टेंट नहीं है, या मुस्लिम लीग, अपने पाकिस्तान की सोच नहीं है, पाकिस्तान के तमाम सियासी पार्टी मिलकर पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल सोचे। तो ये चलता रहे सिस्टम, इस पटरी से ना उतरने दें इसको, चलता रहे 20-25 साल तक, 30 साल तक, तो आप देखेंगे कि करप्शन भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। और मजे की बात है, पिछले कुछ सालों में अगर आप गौर करें, 2010 से करप्शन में कमी आ रही है मुसलसल, आपका जो इंडेक्स है वो बेहतर हो रहा है। लेकिन अगर आप कहीं रास्ता तोड़ देंगे तो फिर वो वापस, हम यानी कि एहतसाब हो रहा है, हम देख रहे हैं कि जिस तरह हमने देखा कि एहतसाब हो रहा है, करप्ट जितने लोग, एहतसाब की बात नहीं है, एहतसाब की बात नहीं है, उससे ज्यादा एहतसाब तो उस वक्त होगा ना कोई करप्शन हो जाएगी, उससे भी ज्यादा बेहतर होगा कि लोग करप्शन कर ही ना पाए। ठीक, करप्शन को रोकने के लिए इदारे मौजूद होते हैं, अगर इदारे एक दूसरे पर चेक रखेंगे तो करप्शन करने का जी चाहेगा, तब भी आप करप्शन कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में हमें इदारे बनाने की कोशिश करना चाहिए, वरना एहतसाब फलां को आपने जेल में डाल दिया, फलां को मैं नहीं छोड़ूंगा, ये नारे तो हो सकते हैं, इससे मुल्क का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। आखिर में मैसेज मैं इफराज अख्तर साहब से भी कहूँगा कि क्या कहेंगे कि पाकिस्तान में जिस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत है, सपोर्ट करनी चाहिए, जिस तरह आतिफ तौकीर साहब ने भी कहा कि सपोर्ट करना चाहिए इनको, थोड़ा सा मतलब पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हमने सोचना है, हमने कोई सियासी पार्टी कि मैं पीपल्स पार्टी से, मैं नून लीग से, ये नहीं देखना, बल्कि पाकिस्तान के लिए सोचना। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल शाह जी, बात से मैं तो आतिफ साहब की बात से मुत्तफिक हूँ। एक तो हमारे यहाँ थोड़ा सा कल्चर इस तरीके से बन चुका है कि वो वन मैन शो के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। शहबाज शरीफ साहब थे तो हर जगह खुद पहुँच जाना, सैलाब आ रहा है तो पानी की जगह पानी में बोट लगा के खड़े हो जाना। ऐसे इमरान खान साहब का भी ना मोस्टली आप कह सकते हैं थोड़ा वन मैन शो भी है थोड़ा सा। तो इस वन मैन शो को हमने ख़त्म करना है और जमहूरियत का तसलसल डेफिनेटली रहना चाहिए। दूसरा, चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस के लिए हमें इदारों को इस तरीके से मजबूत करना चाहिए कि लोग, जिस तरीके से इन्होंने बात की है कि करप्शन कर ही ना सकें, तो करप्शन को जब हम इस तरीके से स्टॉप कर दें कि ऑटोमेटिकली आगे फ्यूचर में जाके लोगों को, यहाँ पर क्या होता है आप देखें जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो पुलिस में हैं या बाकी इदारों में हैं, उनको बताया जाता है कि आप वाकई ही अवाम के जो है वो खिदमतगार हैं। पाकिस्तान में जब कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बनता है तो वो उसको वो ऑफिसर वाली पहले से बताया जाता है कि यार तुम ऑफिसर हो। अब यहाँ पर आर्मी से या बाकी इदारों से हमारी भी मुलाकातें होती हैं, तो उसमें ये होता है कि वो लोग पता चल रहा होता है, यहाँ इवन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, यहाँ हमारी बल्कि दिसंबर में मुलाकात हुई थी, तो इस तरह के यहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो गया, आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं, उनसे उन तक एक्सेस आपकी हर बंदे की आसानी के साथ थोड़ी सी अगर आपको पता हो तो आपकी हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान में वही चीज़, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अगर कोई जनरल हो या इवन कोई 18वें स्केल का ऑफिसर हो, डायरेक्टर हो, उस तक पहुँचने में मुश्किल, इतना एक्सेस इतनी डिफिकल्ट है।
तो ये थोड़ा सा ना हमें चेक एंड बैलेंस, इदारों को प्रॉपर्ली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग करना है हमने, इदारों को स्ट्रॉन्ग करना है हमने, अपनी सियासी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना है। मतलब सियासी पार्टी का मकसद ये है कि हमें पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक होना है। जिस तरह हमने देखा कि तमाम अभी हम आपस में इख्तलाफात देखते हैं, सियासी पार्टी आपस में इख्तलाफ कर रही होती है। मैं प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम में बहुत खूबसूरत गुफ्तगू चल रही थी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से आतिफ तौकीर साहब का कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो में शरीक हुए और शिरकत की, बहुत शुक्रिया। उसके साथ मैं इफराज अख्तर साहब का, आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और मैं लाइन पे जो हमने लिया था एमकेएम पाकिस्तान से शाहिद अकरम साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कीमती वक्त दिया। कि बात की जा रही थी कि बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हो रही थी, दिल नहीं चाह रहा था कि प्रोग्राम को वाइंड अप करा जाए, लेकिन टाइम जो है इख्तिताम पर आ चुका है। कि बात की गई कि हमने अपने मुस्तकबिल के लिए, अगर अपने मुस्तकबिल को बचाना है तो पाकिस्तान के लिए सबको एक होना होगा। क्योंकि जिस तरह हमने देखा सियासी पार्टी आपस में लड़ रही हैं, एक सियासी पार्टी दूसरी सियासी पार्टी से लड़ रही है, और हमने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अगर सोचना है तो मुल्क के लिए सोचना है तो पाकिस्तान को मजबूत करना है, अपने इदारों को मजबूत करना है, ख़ास तौर पे अपने अदालत को, जो अदालत का जो निज़ाम है उसको मजबूत करना है। उसके अलावा हमने आर्मी को मजबूत करना है। हम अगर ये सारे इदारों को मजबूत करेंगे तो हम पाकिस्तान को बचा सकेंगे, वरना अगर हमारा एक इदारा भी कमज़ोर होगा तो हम पाकिस्तान को नहीं बचा सकेंगे, बल्कि पाकिस्तान में इसी तरह मुसीबत और परेशानी का शिकार हमेशा रहेगा। इसके साथ ही मैं तमाम देखने वाले लोगों का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि अपना कीमती वक्त दिया। इसके साथ ही अपने होस्ट सैयद सलमान अकबर रिजवी को इजाज़त दें। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।